हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। मेरे विद्यार्थियों स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आई होप आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। लगातार स्टडी करते रहिए और जो नए व्यूअर्स हैं, जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए विद्यार्थियों, मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत हम रीट एग्ज़ाम को टारगेट करके जो है मेरे द्वारा ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की गई है। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा टॉपिक बुद्धि। बुद्धि के सिद्धांतों का हमने अध्ययन जो है वो लगभग कर लिया है। और आज जो है विद्यार्थियों हम बुद्धि मापन के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्धि का मापन किस प्रकार से हुआ, इसका ऐतिहासिक क्रम क्या था, उस ऐतिहासिक क्रम को जानेंगे और आगे तक जो बुद्धि मापन के क्षेत्र में कार्य हुआ है उस सारे की हम डिटेल में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो है विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक आप लिख लें। टॉपिक आज का हमारा रहेगा बुद्धि मापन। बुद्धि मापन, बुद्धि मापन का इतिहास क्रम। इतिहास क्रम का मतलब है कि बुद्धि का मापन कहाँ से शुरू हुआ, किस प्रकार से स्टार्ट हुआ और वर्तमान में जो प्रयोग हो रहे हैं बुद्धि मापन के, वो प्रयोग किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना? किस किस तरह से प्रयोग हुए थे, उन सारी की हम चर्चा जो है डिटेल में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए। देखिए सबसे पहले तो आपके मस्तिष्क में ये सवाल आना चाहिए, बुद्धि मापन है क्या एक्चुअल में? जैसा कि हमें पता है कि बुद्धि जो है व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं हैं, उसके मानसिक गुण हैं, योग्यताएं हैं, उसकी क्षमताएं हैं मस्तिष्क की, जिसको वो अपने कार्यकलापों से अपनी क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित करता है। तो अब बुद्धि मापन एक्चुअल में क्या है? बुद्धि मापन यानी बुद्धि को मापना, यानी किसी व्यक्ति में उसकी मानसिक योग्यताएं उसमें कितनी हैं, उसकी मानसिक क्षमताएँ कितनी हैं, किस स्तर तक की वो क्षमताएँ हैं उसके अंदर, उन क्षमताओं को, उन योग्यताओं को जानना ही क्या है, बुद्धि मापन है विद्यार्थियों। बुद्धि को मापना आवश्यक है क्योंकि बुद्धि को मापेंगे जभी तो मालूम चलेगा किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि कितनी है ना? जो चूँकि आप सभी एज़ ए शिक्षक वैकेंसी की, शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, आप भावी शिक्षक हैं, आगे शिक्षक बनने वाले हैं, चाहे आप बीएड के विद्यार्थी हैं, मुझे देख रहे हैं, या फिर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको ये ज्ञात है कि आप एक एज़ ए शिक्षक आप प्रिपेयर कर रहे हैं मनोविज्ञान विषय को, शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि मापन अपने आप में एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि शिक्षक के सामने इतने सारे विद्यार्थी होते हैं। तो सबकी बुद्धि एक जैसी तो हो नहीं सकती, सबकी बुद्धि अलग-अलग प्रकार की है। जैसा कि हमें पता है कि सॉरी, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती है। हर व्यक्ति शारीरिक रूप से, आकृति के हिसाब से, उसकी शारीरिक रूपरेखा, बनावट, आकार, भार, है ना? उसकी लंबाई-चौड़ाई, उसके हर हर चीज़ मतलब क्या है, दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती है, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, अपने आप में अनूठा है। उसी प्रकार से बुद्धि भी जो है विद्यार्थियों, एक मानसिक शक्ति है व्यक्ति की और वो मानसिक शक्ति हर व्यक्ति में अलग-अलग प्रकार की है। ऐसा नहीं है कि सभी की बुद्धि समान है। अगर सभी की बुद्धि समान होगी, तो सारे आईएएस बन जाएँगे, सारे आईपीएस बन जाएँगे, सारे आरएस बन जाएँगे, है ना? तो बुद्धि में क्या होता है? बुद्धि में भी विभेदीकरण होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति की बुद्धि जो है वो अलग-अलग होती है। तो अब उसको मापा कैसे जाए? तो उसी के लिए जो है मनोवैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने जो है इस तरह के परीक्षण लागू किए हैं, इस तरह के जो है टेस्ट वो लेकर के आए हैं, जिससे कि हर व्यक्ति की बुद्धि को माप सके कि भई इस व्यक्ति के पास बुद्धि कितनी है। अपन आम बोलचाल में और लगभग ऐसा ही बोलते हैं कि भई इसका आईक्यू लेवल अच्छा है। कोई आईएएस बन गया तो कहते हैं हाँ, इसका तो आईक्यू लेवल अच्छा है। आरएस बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। इसका आईक्यू अच्छा है यानी कि इसकी बुद्धि लब्धि। हिंदी में आप बोलेंगे बुद्धि लब्धि, आईक्यू मतलब, आईक्यू का मतलब है विद्यार्थियों बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि। आप अंग्रेजी में बोलते हैं इसको आईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंसी क्वाटेंट। अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेलिजेंसी क्वाटेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि। यानी कि किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, उसकी मानसिक योग्यता कितनी है, वो समस्याओं को किस तरह सुलझा सकता है, उसमें कितनी विश्लेषण की क्षमता है, ये सभी क्या है? इन सभी को जांचना ही क्या है विद्यार्थियों? बुद्धि का मापन है। ठीक है? तो बुद्धि मापन का अर्थ आप समझ गए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शिक्षक के सामने जब क्लासरूम में वो टीचिंग कर रहा है, तो उसके सामने हर आईक्यू का अलग-अलग बच्चा बैठा है। किसी की आईक्यू कम हो सकती है, किसी की आईक्यू ज़्यादा हो सकती है। तो टीचर को भी उन बच्चों के अनुसार ही क्लासरूम में टीचिंग करनी पड़ेगी।
उनकी आईक्यू को ध्यान में रखकर, उनकी बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखकर ही शिक्षक को अपनी योजना तैयार करनी पड़ेगी, अपना पाठ जो है वो तैयार करना पड़ेगा, ताकि हर आईक्यू वाला बच्चा उस टीचर की भाषा को समझ सके, उसके पढ़ाने के तरीकों को समझ सके। इस हिसाब से शिक्षक को भी इस तरह की विधि प्रविधि काम में लेनी पड़ेगी, इस तरह के टीचिंग मेथड काम में लेने पड़ेंगे, जो उस क्लासरूम में बैठे हुए हर आईक्यू वर्ग के बच्चे के लिए सफिशिएंट हो। हर आईक्यू का बच्चा जो है शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई सामग्री को समझ सके। तो इस प्रकार से उसको अपने लेसन को, अपने पाठ को जो है विद्यार्थियों डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए एक शिक्षक को बुद्धि मापन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसे मालूम चल पाएगा कि किस बालक में कितनी स्तर की बुद्धि है और उसी के अनुरूप वो फिर अपना टीचिंग या शिक्षण कार्य कर पाएगा। ठीक है? तो समझ गए आप बुद्धि मापन क्या है? चलिए कुछ लिखना चाहें तो थोड़ा-सा लिख लें। बुद्धिमापन को लेकर के कि बुद्धिमापन क्या है। एक लाइन लिखें, ज़्यादा नहीं लिखेंगे आप। लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। बुद्धिमापन से तात्पर्य तात्पर्य बालक बालक या व्यक्ति की बालक या व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं लिख लीजिए या फिर क्षमताओं में लिख लीजिए, एक ही बात। मानसिक योग्यताओं या क्षमताओं का परीक्षण है। ठीक है, ये बुद्धिमापन का अर्थ हो गया। चलिए, अब जो है विद्यार्थियों अपन बुद्धिमापन की बात करते हैं कि किस प्रकार से बुद्धिमापन के क्षेत्र में कार्य हुए हैं। तो बुद्धिमापन के क्षेत्र में देखिए, वर्तमान में जो टेस्ट हैं, बहुत तरह के शाब्दिक परीक्षण हैं, है ना? प्रश्नावलियाँ होती है, प्रश्न दिए हुए होते हैं, व्यक्ति उनको पढ़ करके उनके उत्तर देता है। जैसे आप रीजनिंग आपने पढ़ी होगी, तर्क शक्ति और अभिक्षमता। रीजनिंग आप पढ़ते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, तो उसमें रीजनिंग का पार्ट आता है ना? तो उस रीजनिंग में भी क्या है, उस रीजनिंग में भी एक तरह से आपकी बुद्धि की परीक्षा ही है वो, है ना? उसमें आपने बहुत से तरह के प्रश्न देखे होंगे, जल प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है, आंकड़ों की व्याख्या है, विश्लेषण है, तर्क है। उसके अलावा आपने उसमें आपके आकृति परीक्षण है, ठीक है? दिशा परीक्षण है, रक्त संबंध है, ये सारे जो हैं टॉपिक होते हैं विद्यार्थियों रीजनिंग में। तो ये सब से एग्जामिनर क्या देखना चाहता है? वो देखना चाहता है कि भाई जिस व्यक्ति को हम नौकरी दे रहे हैं, उसमें विश्लेषण क्षमता कितनी है? वो समस्याओं को सुलझाने की क्षमता कितनी है? उसके अंदर पावर कितनी है? और उसकी बुद्धि कितनी है ना? तो इसीलिए क्या है, बुद्धि मापन क्या है विद्यार्थियों? बालक की या व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं या योग्यताओं का क्या है, परीक्षण करना है एक तरह से। तो देखिए, ये परीक्षण जो है विद्यार्थियों, शुरुआत में जब ये परीक्षण हुए थे बुद्धि के लिए, कि भाई बुद्धि को मापा जाए, तो इस ये परीक्षण शुरुआत में जो हुए थे, वो शारीरिक रचना के आधार पर हुए थे। यानी कि व्यक्ति की जो शारीरिक रचना है, उसका चेहरा कैसा है, उसका शरीर कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है ना? उसके शारीरिक गठन के आधार पर उस व्यक्ति की बुद्धि का निर्धारण होता था। यानी कि उसके शरीर को देख करके, उसके मस्तिष्क को देख करके, शरीर के आकार को, भार को, मस्तिष्क के आकार को, चेहरे को देख करके और क्या किया जाता था, उसके बुद्धि का निर्धारण कर दिया जाता था। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये आप लिख लें कि स्तर पर बुद्धि मापन के प्रारंभिक चरणों में बुद्धि का मापन जो है विद्यार्थियों, वो शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता था। शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता था। ठीक है? शरीर के जो लक्षण होंगे उसके आधार पर ही बुद्धि का निर्धारण कर देते थे। अब देखिए, एक-एक अपन इसकी बात करते हैं। प्रारंभिक अगर बुद्धि मापन की बात करें तो एक एस्क्विल नामक विद्वान है विद्यार्थियों। एस्क्विल नामक विद्वान जो है, वो कहते हैं कि आर्यन जंगलों में, अफ्रीका के अंदर आर्यन के जंगल है, उन आर्यन के जंगलों के अंदर वो गए एक बार एस्क्विल, और वहाँ उन्होंने देखा कि एक बालक जो है, वो एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है। जानवर की तरह खाना खा रहा है, जानवर की तरह ही चल रहा है, जानवरों की तरह ही मतलब वो बोल रहा है। इस तरह का जो है वो क्रिया कर रहा है। तो एस्क्यूएल ने उस बच्चे को कह दिया कि ये बच्चा जो है जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि कह सकते हैं आप, आगे अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे।
बुद्धि के वर्गीकरण पढ़ेंगे, टर्मन के अनुसार पढ़ेंगे, स्टर्न के अनुसार पढ़ेंगे अपन, तो उसमें जो है जड़ बुद्धि, महामूर्ख, मूर्ख, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, इस तरह से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है टर्मन ने इसका पूरा, है ना? 8-9 भागों में जो है बाँटा है इसको, वर्गीकरण किया है, बुद्धि के अनुसार बालकों का वर्गीकरण किया है। तो वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एस्क्विरल ने उस बालक बालक को देख करके, उस बच्चे को देख करके और ऐसा कह दिया कि ये बच्चा जड़ बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा था। उसका व्यवहार पूरा जानवर जैसा था। वो चल भी जानवरों की तरह रहा था, खा भी जानवरों की तरह रहा था और मुँह से आवाज़ें भी जानवरों जैसी निकाल रहा था। तो एस्क्विरल ने उसको जड़ बुद्धि मान लिया, यानी कि उसके शारीरिक लक्षण, उसके शारीरिक क्रियाकलापों के आधार पर उस विद्वान एस्क्विरल ने उस बालक को जड़ बुद्धि मान लिया। तो एसक्यूएल ने विद्यार्थियों उस बालक को जो है जड़ बुद्धि मान लिया। जड़ बुद्धि कह दीजिए, चाहे आप हीन बुद्धि कह दीजिए, कि भी कम बुद्धि का मान लिया उसको, उसको मंद बुद्धि मान लिया। ऐसा क्यों माना? क्योंकि उसकी क्रियाएं ही ऐसी थी, पशुओं जैसी क्रियाएं थी, इसीलिए उसको जो है जड़ बुद्धि का मान लिया गया। लेकिन एसक्यूएल के जो शिष्य थे, सेंगवन सेंगवन और पिनल, दो शिष्य थे, उन्होंने जो है इस मत का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बालक जो है जड़ बुद्धि का नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपना व्यवहार जो प्रदर्शित कर रहा है इस प्रकार का, वो व्यवहार वो अपने वातावरण के कारण प्रदर्शित कर रहा है। उसका वातावरण ही ऐसा है, इस वजह से वो ऐसा व्यवहार का जो है प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि ये बालक जड़ बुद्धि का नहीं है। फिर कहते हैं कि आगे सेंगवन जो है, जो कि एस्क्यूएल के शिष्य थे, सेंगवन और पिनल, तो सेंगवन ने जो है एक परीक्षण भी जारी किया था, जिसे सेंगवन फार्म बोर्ड परीक्षण कहा जाता है। उसका भी उसको भी उसने लॉन्च किया था। ठीक है ना? तो ये बुद्धिमापन के क्षेत्र में प्रथम आप प्रयोग इसको कह सकते हो। तो इसको लिखेंगे आप, एक एक करके लिखते हैं, फिर आगे चलते जाएंगे। ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा रहा हूं मैं। जो जो परीक्षण या जो जो प्रयोग हुए हैं विद्यार्थियों, जो ऐतिहासिक क्रम है उसको लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के, मेरे साथ लिखिए आप, अफ्रीका के आर्यन जंगल में, आर्यन जंगलों में, अफ्रीका के आर्यन जंगलों में विद्वान विद्वान एस्क्विरल एस्क्विरल को एक बालक विद्वान एस्क्विरल को एक बालक पशु जैसा एक बालक पशु जैसा व्यवहार करता हुआ दिखा व्यवहार करते दिखा व्यवहार करते दिखा दिखा एस्क्विरल ने उसे जड़ बुद्धि कह दिया। जड़ बुद्धि का मतलब निम्न स्तर की बुद्धि है, बिल्कुल, मतलब बुद्धि जिसमें हो ही नहीं, वो होता है जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि कहा, परंतु उसके शिष्य पिनल पिनल व सेंगुअन सेंगुअन ने कहा कि उसके शिष्य पिनल और सेंगुअन ने कहा, क्या कहा? कि यह बालक अपने वातावरण के कारण यह बालक अपने वातावरण के कारण ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है अपने वातावरण के कारण ऐसा कर रहा है। यह जड़ बुद्धि नहीं है, यह जड़ बुद्धि नहीं है। ठीक है? सेंगुअन ने भी बुद्धिमापन के लिए एक परीक्षण बनाया जिसे विद्यार्थियों, जिसे क्या कहते हैं? सेंगुअन फार्म बोर्ड परीक्षण कहते हैं। ठीक है? तो ये एक घटना कह लीजिए आप, इसको एक कालक्रम के अनुसार एक प्राचीन घटना कह लीजिए। इसमें जो है इस विद्वान ने जो है उस बालक के लिए पहला शब्द इस्तेमाल किया था जिसे हम जड़ बुद्धि कहते हैं, लेकिन उसके जो शिष्य हैं उन्होंने इसको नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बालक जो है सामाजिक वातावरण इसका ऐसा ही है, परिवेश ऐसा ही है,
इस वजह से ये ऐसा कर रहा है, ये जो है बालक जड़ बुद्धि नहीं है। चलिए, लिख लिया होगा आपने इसको। अब चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों, इस बुद्धि मापन के क्रम में आगे हम बात करते हैं 1772 की घटना। 1772 की घटना की बात करते हैं विद्यार्थियों। और 1772 की जो घटना है विद्यार्थियों, एक स्विट्जरलैंड के विद्वान है, स्विस विद्वान है लेवेटर। और ये लेवेटर जो है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बुद्धि मापन से संबंधित, इसे आकृति सामुद्रिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आकृति सामुद्रिक यानी चेहरे की आकृति कैसी है, उस चेहरे की आकृति के आधार पर बुद्धि का मापन किया था इन्होंने। और बुद्धि मापन के संबंध में जो है अपने विचार प्रस्तुत किए थे लेवेटर ने 1772 के अंदर। इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का चेहरा अगर विशिष्ट है, दिखने में आकर्षक है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि भी कैसी होगी, विशिष्ट होगी। ऐसा कहा था विद्वान लेवेटर ने। तो ये लिखेंगे आप 1772 में स्विट्जरलैंड के विद्वान है, स्विट्जरलैंड के विद्वान जिनका नाम है विद्यार्थियों लेवेटर। नाम क्या है, लेवेटर। लेवेटर ने कहा, लेवेटर ने एक सिद्धांत दिया, लेवेटर ने बुद्धि मापन का, बुद्धि मापन हेतु आकृति, आकृति सामुद्रिक सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत का नाम ध्यान रखना आप, आकृति सामुद्रिक सिद्धांत दिया, सिद्धांत दिया जिसके अनुसार, जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिस व्यक्ति का चेहरा, जिसके अनुसार जिस व्यक्ति का चेहरा जितना विशिष्ट है, जितना विशिष्ट होगा, जिस व्यक्ति का चेहरा जितना विशिष्ट होगा, उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धि उतनी विशिष्ट होगी। विशिष्ट या आप कह सकते हैं उत्तम होगी। ठीक है, तो ये लेवेटर नामक विद्वान है जिन्होंने 1772 में अपना सिद्धांत दिया है। सिद्धांत का नाम ध्यान रखना है आपको, इसका नाम है आकृति सामुद्रिक सिद्धांत, यानी कि चेहरे की आकृति के आधार पर जो है विद्यार्थियों इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था बुद्धि मापन का, कि भाई जो जितना सुंदर होगा, जो जितना चेहरा उसका विशिष्ट होगा, दिखने में आकर्षक होगा, उस व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा होगी। और जिस व्यक्ति का चेहरा आकर्षक नहीं होगा, विशिष्ट नहीं होगा, उसकी बुद्धि क्या होगी, उसकी बुद्धि कमजोर होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं 1807 की। 1807 में विद्यार्थियों फ्रांस के विद्वान है, फ्रांस के विद्वान गोल, फ्रांस के विद्वान है विद्यार्थियों गोल। और फ्रांस के विद्वान जो गोल है विद्यार्थियों, इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, या आप कहिए कि अपने बुद्धि मापन के विचारों के अंतर्गत जो है मस्तिष्क कपाल, मस्तिष्क विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान या कपाल विज्ञान का सिद्धांत दिया था गोल ने विद्यार्थियों। मस्तिष्क विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान कह दीजिए या फिर आप कपाल विज्ञान कह दीजिए, मस्तिष्क विज्ञान या कपाल विज्ञान। इसके आधार पर इन्होंने इस अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने विचार रखा था कि भाई व्यक्ति के सिर का जो आकार है, उसके आधार पर व्यक्ति की बुद्धि का आप निर्धारण कर सकते हो। व्यक्ति के सिर का आकार जितना बड़ा होगा, उसकी बुद्धि क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और सिर का आकार छोटा होगा तो बुद्धि क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि हाथी में तो बुद्धि बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और जो बिल्ली चूहे हैं उनमें बुद्धि कम होनी चाहिए, क्योंकि सिर छोटा है उनका। तो ये सारे सिद्धांत जो विद्यार्थियों ये जो दिए हैं विद्वानों ने, ये विवादास्पद है, क्योंकि ये शरीर के आकृति के आधार पर बुद्धि का निर्धारण कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है, ये विवादास्पद है। लेकिन ये प्रारंभिक बुद्धि मापन के क्षेत्र में जो कार्य हुआ था उसकी अपन बात कर रहे हैं, और शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने मापन किया था, इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको। ये देखिए स्विट्जरलैंड वाले जो लेवेटर है, इन्होंने भी जो है आकृति के आधार पर ही दिया है सिद्धांत अपना, चेहरे की आकृति विशिष्ट है तो है। और ये जो फ्रांस के गोल विद्वान है, इन्होंने भी जो है अपने मस्तिष्क विज्ञान में यही कहा है कि भाई जिसका सिर, सिर के आधार पर यानी कि सिर का आकार है, उसके आधार पर जो है बुद्धि का मापन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की बुद्धि है उसमें 26 प्रकार की मानसिक शक्तियां होती है, 26 तरह की शक्तियां होती है व्यक्ति की बुद्धि के अंदर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप 1807 में फ्रांस के गोल ने मस्तिष्क विज्ञान कपाल विज्ञान के अंतर्गत, के अंतर्गत सिर के आकार,
सिर के आकार के आधार पर सिर के आकार के आधार पर बुद्धि का निर्धारण कर दिया। बुद्धि का निर्धारण कर दिया। चलो बहुत बढ़िया भाई। सिर के आकार के आधार पर इन्होंने बुद्धि का निर्धारण कर दिया है। और इन्होंने कहा कि बुद्धि में 26 मानसिक शक्तियां होती है। 26 क्या है विद्यार्थियों? मानसिक शक्तियां होती है। 26 प्रकार की मानसिक शक्तियां होती है विद्यार्थियों बुद्धि के अंदर। देखिए, मैंने आपको एक बुद्धि का सिद्धांत पढ़ाया था रीड का। रीड नामक मनोवैज्ञानिक, रीड, उनका एक सिद्धांत पढ़ाया था बुद्धि का शक्ति सिद्धांत। उन्होंने जो है बुद्धि को जो है एक मानसिक शक्ति बताया था, और उन्होंने कहा था कि 30 मानसिक शक्तियां होती है व्यक्ति के मस्तिष्क में, और उसमें से बुद्धि भी क्या है? एक है। तो वो ध्यान रखना आप, रीड ने जो सिद्धांत दिया था उसमें बुद्धि की 30 मानसिक शक्तियां बताई थी, जबकि ये जो आपके फ्रांस के गोल है, ये गोल नामक विद्वान जो है ये बुद्धि को 26 मानसिक शक्तियां बताते हैं। ठीक है, 26 प्रकार की मानसिक शक्तियां हैं बुद्धि, जिससे क्या है कि बुद्धि बनी है, बुद्धि का विकास हुआ है। चलिए, तो ये हो गया आपका। ये भी जो है विद्यार्थियों शारीरिक रचना के आधार पर ही सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ, चलो। तो 3 विद्वानों की विद्यार्थियों अपन ने बात कर ली। अब चलते हैं अपन आगे, और अब विद्यार्थियों अपन बात करते हैं विद्वान। आगे हमारे विद्वान है गॉल्टन। गाल्टन की बात करते हैं विद्यार्थियों। गाल्टन का सिद्धांत, गाल्टन का सिटी सिद्धांत बुद्धि मापन में सिटी का सिद्धांत है विद्यार्थियों। ये बड़ा ही अनूठा सिद्धांत है बुद्धि मापन का। ये इस सिद्धांत के अंतर्गत विद्यार्थियों गाल्टन कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बुद्धि का मापन करना है तो उस व्यक्ति को सीटी बजाने के लिए बोलो, वो सीटी बजाएगा, और जो जितनी तेज सीटी बजाएगा उसकी बुद्धि उतनी तेज मानी जाएगी, और जो धीमी सीटी बजाएगा उसकी बुद्धि जो है कम मानी जाएगी। ठीक है, तो बताओ कैसा अजीब सिद्धांत है ये, कि सीटी तेज बजा रहा है तो अ, बुद्धिमान है, और सीटी धीरे बजा रहा है तो उसकी बुद्धि कमजोर है। अब बताओ सीटी का और बुद्धि का क्या संबंध है? सीटी तो फेफड़ों से बजती है, फेफड़ों में हवा भरेंगे और आप निकालेंगे जोर से तो सीटी बज जाएगी। अब किसी के फेफड़े खराब हो गए हैं कोरोना के अंदर, तो बेचारा कैसे सीटी बजाएगा? इसका मतलब ये है कि फेफड़े कमजोर हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो बुद्धि भी उसकी कमजोर हो गई है। ठीक है, तो गाल्टन तो यही कहना चाह रहे हैं। तो ये है विद्यार्थियों सीटी का सिद्धांत। बड़ा अजीब सिद्धांत है, लेकिन अपने को ध्यान होना चाहिए। गाल्टन जो कि ब्रिटिश विद्वान है विद्यार्थियों, ब्रिटिश विद्वान है, अंग्रेज हैं, ब्रिटिश विद्वान है, और इन्होंने जो है अपना ये सिद्धांत दिया है। क्या कहते हैं ये? इस सिद्धांत में लिख लें आप, थोड़ा एक लाइन लिख लें। इनके अनुसार इनके अनुसार जो व्यक्ति जो व्यक्ति जितनी तेज जो व्यक्ति जितनी तेज सीटी बजाएगा जो व्यक्ति जितनी तेज सीटी बजाएगा बजाएगा वह बुद्धिमान माना जाएगा। वह बुद्धिमान माना जाएगा। वह वह बुद्धिमान माना जाएगा। वह धीरे सीटी बजाने वाला धीरे सीटी बजाने वाला धीरे सीटी बजाने वाला कमजोर बुद्धि माना जाएगा। कमजोर बुद्धि या मंद बुद्धि कहते हैं आप, कमजोर बुद्धि माना जाएगा। वाह भाई, बहुत बढ़िया, क्या सिद्धांत है। ठीक है, तो ये गाल्टन का सिटी सिद्धांत है, लिख लीजिए इसको। बड़ा अजीब सिद्धांत है, विवादास्पद सिद्धांत है ये। इनको जो मान्यता नहीं मिली है, किसी प्रकार से इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दे सकते हैं अपन, और इनसे पिछले जो सिद्धांत है उनको मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि ये सिद्धांत निर्धारण नहीं कर सकते बुद्धि का। लेकिन ठीक है, बुद्धि मापन के क्षेत्र में प्रारंभिक तौर पर ये सिद्धांत है, इनको हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। चलिए आगे विद्यार्थियों, अगर अपन भारत की बात करें तो देखिए, भारत के अंदर भी जो है ये सिद्धांत जब वहाँ अमेरिका और ब्रिटेन में जब ये चल रहे थे, तो उसी समय भारत की बात करें तो भारत में भी अपने ये सिद्धांत, कई अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इस तरह की बात कहते हैं कि भाई छितरे दांतों वाला व्यक्ति जो होता है उसमें कोई बुद्धि कमजोर होती है। छितरे छितरे दांत मतलब जिसके दांतों के बीच में स्पेस होता है ना, जैसे ये दांत है, मान लीजिए ये दांत है, ठीक है, ये दांत है, तो इनके बीच में तो स्पेस नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से दांतों के बीच में स्पेस है, ये
ये देखिए ये स्पेस आ गया ना, बीच बीच में स्पेस आ गया, तो स्पेस आ गया इसका मतलब छितरे दांत है, दूर दूर है दांत। तो छितरे दांतों वाला व्यक्ति क्या होता है, मूर्ख होता है। ऐसा अपने भारतीय परंपरा के अंदर और कई बुजुर्ग हैं ऐसी बात बोलते हैं। संस्कृत में भी उक्ति है, कहावत है, छिद्र दंता क्वचित मूर्खा, छिद्र दंता क्वचित मूर्खा, यानी छितरे दांतों वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, ऐसी बात बोलते हैं। तो ये भी जो है विद्यार्थियों एक तरह से शारीरिक रचना के आधार पर ही क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, जो कि बुद्धि से संबंधित है। तो ये भारत वाला भी लिखना चाहे तो लिख लें आप। भारतीय सिद्धांत, भारतीय मान्यता के अनुसार, भारतीय भारतीय मान्यता अनुसार छितरे दांतों वाला, छितरे दांतों वाला छितरे दांतों वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, मूर्ख होता है। और कई पुस्तकों में लिखा हुआ भी है, संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, छिद्र दत्ता क्वचित मूर्खा, क्वचित मूर्खा। ये लो, ये उक्ति लिखी हुई है कि छितरे दांतों वाला व्यक्ति जो होता है वो मूर्ख होता है। ठीक है, तो ये भी जो है विवादास्पद है, इसको भी हम जो है सही नहीं मान सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई छितरे दांतों वाला मूर्ख होता है। मैंने तो बहुत से देखे हैं ऐसे, बहुत पैसे वाले हैं, सेठ बढ़िया बने हुए हैं, लाखों की इनकम है उनकी, तो कोई ऐसा मूर्ख वाली बात नहीं है, होशियार होते हैं। ये तो खाली कहने की बातें हैं, मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं हैं, प्राचीन समय से चली आ रही है और उसको लोगों ने मान लिया है, बस इतना ही है। चलिए, ये आपने लिख लिया है, नहीं लिखा है तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे चलते हैं विद्यार्थियों कि बुद्धि की दिशा में जो है, बुद्धि मापन की दिशा में जो है आगे और कौन कौन से परीक्षण हुए हैं उनकी अपन बात करते हैं। चलिए, आगे विद्यार्थियों बात करते हैं अपन गाल्टन नामक विद्वान की। 1890 की बात करते हैं विद्यार्थियों। 1890 के अंदर विद्यार्थियों कैटल नामक विद्वान है जिनकी अपन बात कर रहे हैं। और कैटल जो कि विद्यार्थियों पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसका नाम है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नाम से इन्होंने पुस्तक जो है अपनी प्रकाशित की थी 1890 के अंदर। और 1890 में ही कैटल ने जो है विद्यार्थियों सबसे पहले मानसिक परीक्षण नामक जो शब्द है, यानी बुद्धि परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कोई हैं तो वो आर.बी. कैटल है, रेमंड बर्नार्ड कैटल, 1890 में। और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना जरूरी है, तो ये आप लिखेंगे, इस फैक्ट को आपको याद रखना जरूरी है। 1890 में आपके कैटल, आर.बी. कैटल पूरा नाम है, रेमंड बर्नार्ड कैटल। 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट दोबारा लिख देता हूँ, जल्दबाजी में गलत लिखा जा रहा है, मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक लिखी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये इन्होंने पुस्तक लिखी है विद्यार्थियों, आर.बी. कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक लिखी। और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण शब्द दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण शब्द देने वाले विद्यार्थियों विद्वान है जिनका नाम है आर.बी. कैटल। 1890 में इन्होंने जो है अपनी पुस्तक मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर जो है इन्होंने बुद्धि परीक्षण नामक शब्द जो है इन्होंने सबसे पहले दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। आगे अगर हम बात करें बुद्धि परीक्षणों की, तो जैसा कि आपको पता है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो कि आपके विलियम वुंट और टिचनर ने स्थापित की थी 1879 के अंदर, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर जो है इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की। और इसी प्रयोगशाला में जो है बुद्धि मापन को लेकर भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो बुद्धि मापन के क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो इस
फैक्ट को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। 1879 वाले को, 1879 में विद्यार्थियों विलियम वुंट ने जो है, विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में, जर्मनी का शहर है विद्यार्थियों जिसका नाम है लिपजिंग। जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की वह बुद्धिमापन हेतु कार्य शुरू किया। वह बुद्धिमापन हेतु कार्य शुरू किया। ठीक है, क्योंकि लैब है तो फिर वहां पर इस तरह कार्य तो होंगे ही, प्रयोग तो वहां पर किए जाएंगे। तो उस समय बुद्धिमापन के क्षेत्र में जब कार्य हो रहे थे तो इस प्रयोगशाला के अंदर भी जो है विद्यार्थियों बुद्धिमापन के क्षेत्र में क्या कर दिया, इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब अपन विद्यार्थियों एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने बुद्धिमापन के क्षेत्र में क्रांति ला दी, और वो है हमारे बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत देने वाले। बताइए क्या नाम है उनका? फ्रांसीसी विद्वान अल्फ्रेड बीने, जिन्होंने बुद्धि मापन के क्षेत्र में जो है क्रांति ला करके रख दी थी। 1904 के अंदर जो है विद्यार्थियों इन्होंने अपना परीक्षण दिया था, और इस परीक्षण के अंदर इन्होंने जो है बुद्धि मापन को लेकर के अपने विचार रखे थे। बीने पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि मापन के क्षेत्र में कार्य किया था, और एक आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक कार्य जो करने वाले हैं वो बीने ही मान जाते हैं। हालांकि इनका ये टेस्ट जो था असफल हो गया था, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने इस क्षेत्र में सबसे पहले अपना पग रखा था, या आप कह सकते हैं पैर रखा था, और इस क्षेत्र में अपना योगदान जो है इन्होंने दे दिया था बुद्धिमापन के लिए। तो ये फैक्ट अपना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। ये पीछे वाले तो ठीक है, जो प्राचीन, एक तरह से अपन प्राचीन तो नहीं कह सकते, 17वीं 18वीं सदी की बात है, लेकिन बुद्धिमापन के लिए जो काम होना शुरू हुआ था वो 19वीं सदी के अंदर ही शुरू हुआ था। मूल रूप से अगर अपन देखें अच्छी तरह से कार्य करना स्टार्ट हुआ था तो वो बीने के द्वारा ही किया गया था, और बीने से फिर आगे वो चलता गया था। ठीक है, चलिए। तो 1905 में जो है विद्यार्थियों, 1905 में फ्रांसीसी विद्वान, लिखेंगे आप फ्रांसीसी विद्वान बीने ने बुद्धिमापन हेतु परीक्षण बनाया, जिसे अपने साथी साइमन के साथ, इनका साथी था विद्यार्थियों जिसका नाम था साइमन, मित्र था इनका, साइमन के साथ मिलकर बनाया था। इसीलिए इसका नाम जो है, इस परीक्षण का नाम जो है इन्होंने विद्यार्थियों बीने साइमन परीक्षण दिया था, बनाया था, जो बीने साइमन परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इस परीक्षण का नाम क्या है? इस परीक्षण का नाम है विद्यार्थियों बीने साइमन परीक्षण, क्योंकि बीने ने दिया था 1905 में, और अपने साथी साइमन के साथ मिलकर के इसका निर्माण किया था, इसीलिए इसको बीने साइमन परीक्षण कहते हैं। चलिए बात करें विद्यार्थियों, ये जो परीक्षण था, ये आयु वर्ग की बात करें विद्यार्थियों, आयु वर्ग कितनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए था विद्यार्थियों ये परीक्षण? तो ये 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था विद्यार्थियों ये परीक्षण, यानी 3 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये परीक्षण किया जा सकता था। अच्छा, उसके अलावा विद्यार्थियों प्रश्नों की बात करें कि इसमें प्रश्न कितने थे, तो 30 प्रश्न थे इनके अंदर। इस टेस्ट के अंदर जो है विद्यार्थियों, ये 2 फैक्ट आप लिख लेना कि 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये परीक्षण बनाया गया था, और इसमें 30 प्रश्न थे। 30 प्रश्न थे, इसका मतलब ये परीक्षण कैसा था? शाब्दिक परीक्षण था। यह परीक्षण नोट लगा के लिख लेना, यह परीक्षण जो है, यह परीक्षण व्यक्तिगत व शाब्दिक था, व्यक्तिगत और शाब्दिक था।
ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे। चलिए, तो ये विद्यार्थियों बीने ने साइमन के साथ मिलकर के अपना परीक्षण दिया है, जिसका नाम है बीने साइमन परीक्षण। लेकिन ये शुरुआत में जो है परीक्षण विद्यार्थियों असफल हो गया था, सफलता इसमें हासिल नहीं हुई थी। इसके बाद में देखिए क्या हुआ, इसके बाद में देखिए इस परीक्षण के ऊपर संशोधन किया गया, यानी कि सुधार किया गया इसके अंदर। तो सुधार की बात अपन करते हैं, या आप लिख लीजिए, लिख लिए हैं, नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने। हाँ जी, तो 1905 में जो है विद्यार्थियों बीने ने अपना ये परीक्षण दिया था। आगे बात करें अपन, तो 1908 में जो है इसका पहला संशोधन हुआ। 1908 में विद्यार्थियों पहला संशोधन किया गया। 1911 के अंदर दूसरा संशोधन हुआ विद्यार्थियों इसमें। और जब इसमें दूसरा संशोधन किया गया तो इसमें विद्यार्थियों जो प्रश्नों की संख्या थी, वो प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर जो है 30 से, प्रश्नों की संख्या ऐसे लिखेंगे, प्रश्नों की संख्या, जब करेक्शन किया गया, इसमें संशोधन किया गया, तो संशोधन क्या हुआ इसमें, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें संशोधन ये हुआ कि इसमें प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ाकर 30 से बढ़ाकर, 30 से बढ़ाकर जो है विद्यार्थियों वो 59 कर दी गई। ठीक है, 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी, प्रश्नों की संख्या को 59 कर दिया गया। और विद्यार्थियों इसमें तीसरा संशोधन जो है वो 1916 के अंदर हुआ। तीसरा संशोधन, तीसरे संशोधन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। तीसरा संशोधन 1916 में हुआ। और तीसरा संशोधन विद्यार्थियों 16 में किसके द्वारा किया गया, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरा संशोधन विद्यार्थियों टर्मन ने किया था। इसका विद्वान है टर्मन, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, विलियम टर्मन, ऐसे लिखेंगे आप। 1916 में तीसरा संशोधन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विलियम टर्मन के द्वारा किया गया। विलियम टर्मन के द्वारा, विलियम टर्मन, दोबारा लिखना पड़ेगा, विलियम टर्मन के द्वारा किया गया, विलियम टर्मन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो तीसरा संशोधन विद्यार्थियों विलियम टर्मन ने किया था। प्रश्नों की संख्या इन्होंने फिर बढ़ा दी। प्रश्नों की संख्या जो है विद्यार्थियों इन्होंने 59 से कितनी कर दी, 59 से 90 कर दी। ठीक है ना, तो ये मेन आपको जो बदलाव हुआ ये ध्यान रखना है कि दूसरे संशोधन के अंदर क्या हुआ था, प्रश्नों की संख्या जो है 30 से 59 कर दी थी। और तीसरा संशोधन 1916 में किया था। किसने किया था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनका नाम था विलियम टर्मन। और टर्मन ने जो है विद्यार्थियों इस परीक्षण के अंदर, बीने के परीक्षण के अंदर जो है प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी, 90 कर दी थी। और इस परीक्षण का नाम भी विद्यार्थियों स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण रख दिया था। ठीक है, टर्मन ने, ये भी लिखेंगे आप, टर्मन ने परीक्षण का नाम, परीक्षण का नाम जो है विद्यार्थियों वो क्या रख दिया, स्टैनफोर्ड बीने, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, परीक्षण कर दिया। ठीक है, तो देखिए अपना नाम इन्होंने नहीं दिया है, बल्कि यूनिवर्सिटी का नाम दिया है इन्होंने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। बीने का नाम उनके सम्मान में इसी तरह से रख दिया है बीने। हालांकि नाम बदल सकते थे लेकिन नहीं बदला इन्होंने, स्टैनफोर्ड बीने, क्योंकि बीने ने ही मूल रूप से परीक्षण बनाया था, इन्होंने केवल इसमें संशोधन किया था, इसलिए इसका नाम स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण इन्होंने कर दिया था। ठीक है, तो ये एक सफल परीक्षण माना जाता है विद्यार्थियों, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, जो कि टर्मन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक की जो ये जर्नी है, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ तक की जो यात्रा है बुद्धि परीक्षणों की, यह आपके समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, आगे हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि ये 1916 में टर्मन ने जो है इसमें बदलाव किया था। उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध में, यानी कि 1914 में जो है विद्यार्थियों, 1914 के अंदर जो है विद्यार्थियों दो परीक्षण आए थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। दो प्रकार के परीक्षण आए थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, जो कि सैनिकों के लिए बनाए गए थे। क्योंकि अमेरिका के सामने क्या समस्या आ गई थी, सैनिकों की समस्या आ गई थी। सैनिकों को बड़ी संख्या में युद्ध में उनकी आवश्यकता थी सैनिकों की, और सैनिकों को भर्ती करना था अमेरिकन गवर्नमेंट को।
तो अब सैनिकों को भर्ती कैसे करें? सीधा भर्ती कर ले। तो हो सकता है कई सैनिक अनपढ़ हो, मंदबुद्धि हो सकते हैं, तो उनका क्या काम है सेना के अंदर मंदबुद्धि का? वो तो नुकसान और कर देंगे। तो इसीलिए जो है उन्होंने डिसाइड किया, सेना के जो बड़े ऑफिसर थे उन्होंने डिसाइड किया कि किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा परीक्षण बनवाया जाए, ताकि सैनिकों को सीधा भर्ती ना करे, बल्कि कोई ना कोई टेस्ट उनका ले लिया जाए। तो वही बुद्धि के माप के लिए अमेरिकन सेना ने जो है विद्यार्थियों एक टेस्ट परीक्षण एक लॉन्च किया था। उसे कहते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है? और कुछ समय बाद में फिर एक परीक्षण और जारी किया था 1917 के अंदर, जिसे आर्मी बीटा परीक्षण कहते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में अमेरिकन अमेरिकन सेना में भर्ती भर्ती के लिए एक परीक्षण जारी हुआ जिसे विद्यार्थियों जिसे आर्मी अल्फा परीक्षण कहते हैं, ठीक है? जिसे क्या कहते हैं? आर्मी अल्फा परीक्षण कहते हैं। अब आर्मी अल्फा जो परीक्षण है, ये ध्यान रखना है, यह जो परीक्षण कैसा है विद्यार्थियों? शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण है, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ सैनिकों के लिए नहीं है। जो पढ़े लिखे सैनिक है उनके ऊपर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण को। तो ये शाब्दिक प्रकार का है। शाब्दिक का मतलब है शब्द आएंगे इसके अंदर, कुछ शब्द दिए जाएंगे, कोई प्रश्नावली होगी, उसको पढ़ करके सैनिक उसका उत्तर भरेगा। तो ये शाब्दिक परीक्षण है, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए। अच्छा, आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और 1917 के अंदर जो है 1917 में एक परीक्षण और जारी हुआ, सेना के द्वारा ही जारी किया गया था। एक परीक्षण आर्मी बीटा जारी किया गया। अच्छा, ये जो परीक्षण है विद्यार्थियों, ये सामूहिक परीक्षण है। ये भी आप लिख लेना, भूल गया मैं लिखना। ये जो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण है, ये कैसे परीक्षण है? सामूहिक परीक्षण है, ध्यान रखना। क्योंकि सेना में भर्ती कर रहे हैं, तो सेना में तो बड़ी संख्या में भर्ती करेंगे ना, तो बड़ी संख्या में भर्ती करेंगे तो परीक्षण कैसा चाहिए? सामूहिक परीक्षण चाहिए। एक एक सैनिक के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सैनिकों, हजारों लाखों सैनिकों के ऊपर सीधा अप्लाई कर दिया एक साथ में, इसलिए इसको सामूहिक परीक्षण बोलते हैं, ठीक है? वहीं अगर अपन टर्मन के इस परीक्षण की बात करें, बीने के परीक्षण की, तो बीने का परीक्षण जो है विद्यार्थियों शाब्दिक प्लस व्यक्तिगत है, यानी कि एक एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करने वाला परीक्षण है ये, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। तो ये आर्मी का परीक्षण है, और आर्मी आपको पता है अपने आप में समूह है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो परीक्षण है वो कैसे परीक्षण है? सामूहिक परीक्षण है। लेकिन आर्मी अल्फा जो है वो शाब्दिक प्रकार का है, यानी शब्दों के द्वारा पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाया गया है। जबकि दूसरी तरफ बात करें अपने आर्मी बीटा परीक्षण की, तो ये जो आर्मी बीटा परीक्षण है तो ये भी सामूहिक ही है, तो ये भी कैसा? सामूहिक ही, लेकिन कैसे लोगों के लिए? अनपढ़ लोगों के लिए। ये आपको ध्यान रखना। 1917 में एक परीक्षण आर्मी बीटा जारी किया गया। यह अशाब्दिक परीक्षण है विद्यार्थियों, यानी कि शब्द नहीं होते इसके अंदर। अशाब्दिक व अनपढ़ लोगों के लिए है, ठीक है? चलिए लिख लेना आप इसको कि एक तो अशाब्दिक है, यानी कि शब्द नहीं होंगे इसके अंदर, इसमें आकृतियां होंगी, चित्र होंगे, क्योंकि अनपढ़ आदमी अक्सर तो जानता नहीं है, तो अक्सर नहीं जानता तो कैसा बनाना पड़ेगा? अशाब्दिक बनाना पड़ेगा। और अनपढ़ लोगों के लिए है, और है कैसा प्रकार का? सामूहिक प्रकार का परीक्षण है, ठीक है? तो ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और सैनिक पढ़े हुए नहीं थे, तो क्या करे? अब अनपढ़ सैनिकों को भर्ती करना पड़ा, मजबूरी थी, क्या करे? भर्ती करना ही पड़ेगा अनपढ़ों को भी। तो उनके अनपढ़ों के लिए भी क्या बनाओ भाई, परीक्षण बनाओ। तो इसके लिए परीक्षण बनाया गया जिसको हम आर्मी बीटा परीक्षण कहते हैं, जो कि अशाब्दिक प्रकार का है, सामूहिक परीक्षण है, और अनपढ़ लोगों के लिए इसको बनाया गया, ठीक है? तो ये विद्यार्थियों बुद्धि मापन के क्षेत्र में प्रमुख कार्य थे। भारतीय अगर अपन बात करें तो भारत में विद्यार्थियों जो है आपके लाहौर के अंदर एक कॉलेज है, एफ जी कॉलेज के प्रोफेसर थे जी एच राइस नाम के प्रोफेसर थे। इन्होंने जो है विद्यार्थियों ये जो बीने वाला परीक्षण है इसको भारतीय रूप दिया था। भारतीय रूप देने का मतलब है कि बीने ने परीक्षणों में 30 प्रश्न रखे थे, इन्होंने परीक्षण में प्रश्नों की संख्या जो है 35 कर दी थी। ये इन्होंने बदलाव किया था, यानी बीने के ही टेस्ट को, बुद्धि परीक्षण को भारत में जो है इसको बदलाव कर दिया था जी एच राइस ने, और प्रश्नों की संख्या 30 से 35 कर दी थी।
और आयु वर्ग की बात करें तो बीने का जो परीक्षण था वो 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है आयु सीमा 3 से 15 वर्ष कर दी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अपन ने सारी अमेरिका की, वहाँ की बात की है, फ्रांस की। अब अपन थोड़ा भारत की भी बात कर लेते हैं कि भाई भारत में जो है इस बुद्धि मापन के लिए क्या कार्य हुआ था। तो भारत में नया कुछ भी नहीं हुआ है, कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो आप इसको आप लिख लेंगे कि भारत के लाहौर में एफ जी कॉलेज के, भारत में लाहौर के एफ जी कॉलेज के प्रोफेसर GH राइस, भारत में लाहौर के अंदर जो कॉलेज है FG कॉलेज, उसके विद्यार्थियों प्रोफेसर है GH राइस। इन्होंने जो है बीने के परीक्षण में बदलाव करके भारतीय रूप दे दिया। ये लो, भारतीय रूप दे दिया इस परीक्षण को। और इसमें जो है विद्यार्थियों आयु वर्ग की बात करें तो बीने ने 3 से 14 रखा था, इन्होंने जो आयु वर्ग है 3 से 15 वर्ष रख दिया। 3 से 15 साल के बच्चों के ऊपर इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और प्रश्नों की संख्या जो है कितनी कर दी, बीने ने 30 रखी थी, इन्होंने जो है 35 कर दी। ये लो, ये बदलाव किया इन्होंने विद्यार्थियों, इस बीने के परीक्षण के ऊपर इन्होंने ये बदलाव किया था। उसका नाम भी चेंज कर दिया इन्होंने, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस स्केल कर दिया। इसका ये भी लिख लें आप, नाम इसका जो है नाम परिवर्तित किया। क्या नाम रखा, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस स्केल। ये लो, ये जो है विद्यार्थियों इन्होंने जो है इसका नामकरण कर दिया, इसका नाम जो है इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे बुद्धि मापन के क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं उन सारों से मैंने आपको रूबरू करवा दिया है। अब जो है अपन एक तरह से परीक्षणों के प्रकार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे अपन परीक्षण पढ़ने वाले हैं। अगली जो क्लास है उसमें अपन परीक्षण जानेंगे कौन कौन से परीक्षण हुए हैं। बीने के परीक्षण को भी अपन दोबारा पढ़ेंगे, साथ ही अपन टर्मन के द्वारा जो परीक्षण दिया गया उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और भी आपके भाटिया बुद्धि परीक्षण है, जालोटा बुद्धि परीक्षण है, जोशी है, ये सारे अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको मिटाते हैं और बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, अब आप हेडिंग डालें, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो प्रकार विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत परीक्षण, और एक होते हैं सामूहिक परीक्षण। ठीक है, दो प्रकार के बुद्धि के परीक्षण होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। फिर व्यक्तिगत भी दो प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। सामूहिक भी विद्यार्थियों दो प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। ये लीजिए, इस तरह से जो है ये बुद्धि परीक्षण के प्रकार होते हैं। तो अब अपन अगली क्लास के अंदर जो है दोनों ही प्रकारों को डिस्कस करेंगे, व्यक्तिगत परीक्षणों की बात कर लेंगे और जो सामूहिक परीक्षण है उनकी भी अपन बात कर लेंगे। एक एक करके जो परीक्षण है उनके बारे में अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। नए व्यूवर्स हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।